बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, एक नए दिन का आगाज हमारे साथ कर चुके हैं या करने वाले हैं। मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं अरमला हसन। नए दिन का आगाज हो चुका है और आज तो वैसे ही बहुत बड़ा दिन है। हम पॉलिटिकली बात करें या वैसे भी मुझे लगता है कि आपका हर दिन स्पेशल होना चाहिए, लेकिन आज के शो में बड़ी गर्मा गर्म खबरें होने वाली हैं। बिल्कुल गर्मा गर्म खबरें। सबसे पहले तो सबको मालूम है सेनेट की बात होने वाली है, सेनेट इलेक्शन है, पोलिंग स्टार्ट हो चुकी है, बड़ी अहम गर्मा गर्म खबरें हैं और हमने उसका फॉलोअप रखा है, वो बड़ा स्पेशल रखा है। बड़े स्पेशल तज्जिया आप तक पहुंचाएंगे हमारे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। लेकिन उसके साथ साथ पीएसएल की जब हम बात करें, कल पीएसएल के लिए थोड़ा सा अलार्मिंग बिट क्रिटिकल डे था कोविड रिपोर्ट्स को लेकर, लेकिन स्टिल मैच हो गया, वी आर हैप्पी। और इस्लामाबाद जीत गया। लेकिन मुझे दुख हुआ, तो मतलब कोयटा 4 मैच मुसलसल। वैसे दिस इज अलार्मिंग फॉर कोयटा मुझे लगता है, क्योंकि जब कोयटा की बात कर रहे थे और यही कह रहे थे कि इतने मुसलसल मैच से हारेंगे तो आगे। और कल बड़ी ट्वीट्स हो रही थी सरफराज के लिए, उनकी उस थोड़ी ग्लूमी पिक्चर के लिए। खैर, वी हैव ऑल माय बेस्ट विशेस। कल यूनाइटेड को सपोर्ट करते हुए मैंने सरफराज के लिए ट्वीट किया दैट आई फील फॉर यू, दे डिजर्व अ विक्ट्री। खैर, आगे बढ़ते हैं और क्या करते हैं। सबसे पहले आपको हेडलाइंस बताओ। हेडलाइंस से करते हैं। बड़े घर के नए मकीन कौन, फैसला आज होगा। इस्लामाबाद में यूसुफ रजा गिलानी और अब्दुल हफीज शेख में सख्त मुकाबला, मैदान कौन मारेगा, फैसला आज। अली हैदर गिलानी की मुबैना वीडियो, पीटीआई ने यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दे दी। सफेद झूठ, सुरमई झूठ, काला झूठ और सुर्ख झूठ में फर्क जानिए सेगमेंट माइंड मैटर्स में। वेलकम बैक। आपने हेडलाइंस मुलाहिजा की। हेडलाइंस के अलावा भी बहुत कुछ है, लेकिन हेडलाइंस में जो है वो भी आपको देखकर बहुत ही मजा आने वाला है हमारे साथ। सबसे पहले देखेंगे आज की बड़ी खबर। सबसे पहले बात करें सेनेट इलेक्शन की। जैसे कि हमने प्रोग्राम का आगाज भी इसी के साथ किया, तो आज बड़े ऐवान का बड़ा मार्का है, होने जा रहा है। पोलिंग शुरू हो चुकी है। कौमी और सूबाई असम्बलियों में इस वक्त इसका आगाज हो चुका है। मजमूई तौर पर 48 में से 37 नशिस्तों पर आज इलेक्शन हो रहा है। क्योंकि पंजाब से बात करें तो 11 सेनेटर्स पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं और सेनेट के 104 के ऐवान से 52 सेनेटर्स 11 मार्च को रिटायर हुए, जिनमें गवर्नमेंट के 18 और अपोजिशन के 34 सेनेटर्स शामिल हैं। आज कौमी और 3 सूबाई असेंबलियों में खुफिया वोटिंग के जरिए 37 सेनेटर्स का इंतखाब किया जा रहा है, जिसमें से अगर बात की जाए सिंध से 11, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से 12-12, जबकि इस्लामाबाद की 2 नशिस्तें शामिल हैं। जनरल नशिस्त पर बात करें तो हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार अब्दुल हफीज शेख और पीडीएम के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी के दरमियान तगड़ा मुकाबला हो रहा है। बिल्कुल। और इस वक्त ये आपको बराह रास्त मनाजिर दिखा रहे हैं हम। कौमी असम्बली के मनाजिर है जहाँ पे इस वक्त पोलिंग का सिलसिला जारी है। रिपोर्टेडली फैसल वाउडा और कुछ दीगर अहम जो अरकान असम्बली हैं, अरकान असम्बली हैं, उन्होंने वोट कास्ट कर दिया है अपना। अब शेख रशीद साहब अब से कुछ देर के बाद ही इज लीविंग फॉर द वोट और हमें ज्वाइन भी करेंगे। अब से कुछ देर के बाद शेख रशीद साहब बात भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शेख रशीद साहब। ओके शेख साहब, वेलकम टू द शो एंड गुड मॉर्निंग। आई होप इट्स अ बिग डे, बड़ा दिन है आपके लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी तैयारी कैसी है, हुकूमती साइड की तैयारी कैसी है, खास तौर पे विफाक की सीट को लेकर, हफीज शेख वाले मामले को लेकर। देखें जी, जो बिकने वाले होते हैं वो सीक्रेट भी बिक जाते हैं और वैसे भी नहीं बिकते। और हफीज शेख जीतेगा इंशाअल्लाह ताला, और 8 घंटे की बात है। मुझे अल्लाह सुब्हान ताला पे पूरी उम्मीद है। बाकी हर एक अपोजिशन का काम होता है, वो काम करे 6 महीने से। पहले ये कह रहे थे हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, फिर इलेक्शन भी लड़ा जिमनी, फिर सेनेट भी लड़ा, और अपना पंजाब जहाँ सबसे बड़ा मार्का होना था उसको तो इन्हीं केबली हल कर लिया इन्होंने। कमाल किया और इतना बकदर जुस्सा ले लिया। और सीट तो असल मुकाबला यही है, इस्लामाबाद में करार दे दिया गया, बाकी तरफ तो लड़ाई झगड़े की खबरें आ रही थी रात को। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से उम्मीद है। शेख साहब, कल अली हैदर गिलानी की वीडियो के हवाले से बात करें तो उन्होंने मुबैना वीडियो की तस्दीक भी की है। पीटीआई ने यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली का मुतालबा किया है और इस वाक़े का, इस वीडियो का नोटिस इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी लिया गया है। क्या लगता है कोई कार्रवाई हो पाएगी? देखिए, इलेक्शन एक दिन का होता है, अनाउंसमेंट का। सारी जिंदगी हमने यही देखा, बाद में लोग एतराजात करते रहते हैं। हमने दाखिल कर दिया एतराज कि उसको नायल करार दिया जाए, लेकिन उसका फैसला शाम 5 बजे तक तो नहीं होना। 5 बजे तक तो वोटों का फैसला होना। तो जो वोटों में एक सियासी
अहम तरीन इलेक्शन है और पीडीएम इंशाल्लाह यहाँ से इलेक्शन लूज करने के बाद उसकी एक्टिविटी भी जो है कम पड़ेगी और पीटीआई बेहतरी पोजीशन में होगी और तो बाकी बातें अब इलेक्शन के बाद ही होंगी अगर मैं निकल रहा हूँ सर। नहीं, एक सवाल का हमें जवाब दे दें। हमें मालूम है आप जा रहे हैं सिंध के हवाले से, कल बड़ा अजीब वाकया वहां पे हुआ, और दूसरा ये कि अख्तर मेंगल साहब बड़े सीनियर सियासतदान हैं, उन्होंने कहा कि तो जब रिजल्ट आएगा तो आपको सरप्राइजेस का पता लगेगा। विफाक में ना भी मिला शेख साहब, हो सकता है वर्किंग कहीं सिंध या बलूचिस्तान में हो गई हो और आपका फोकस विफाक में रहा हो, इसके लिए कोई तैयारी है? देखिए, एक सेनेट की वोट से क्या फर्क पड़ जाता है, असल तो इस्लामाबाद का मसला जिसे इन्होंने पॉलिटिकल इशू बना दिया, ये इलेक्शन से ज्यादा इलेक्शन प्लस कर दिया इन्होंने। जी। बाकी सूबों में किसी को पता ही नहीं कौन कितने वोट लेगा और नहीं लेगा, और 6 महीने से आप लोगों को, मीडिया को भी इन्होंने इसी पटड़ी पे चढ़ाया हुआ है। तो इसका फैसला आज हो जाएगा 5:30-6 बजे तक। तो हर कोई यही कहेगा कि मैं सरप्राइज दे रहा हूँ, लेकिन फैसले तो आसमानों पे होते हैं, नियत भी अल्लाह ताला। तो अगर कोई सरप्राइज आपको खुदा न खास्ता मिल जाता है तो फिर आपकी क्या हिकमत अमली होगी शेख साहब? पता नहीं, मैं तो मुतमिन हूँ कि हफीज शेख जीतेगा जी, मैं तो मनफी नहीं सोच रहा। ठीक है। चले शेख साहब, थैंक यू। आप जल्दी में हैं, वरना हम तो चाहते थे जरा बात मजीद हो जाए। शेख रशीद अहमद वजीर दाखिला हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि इलेक्शन है, सब्र कर जाएं, नतीजा सामने आ जाएगा। शेख साहब शुरू से ही कॉन्फिडेंट नजर आते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पे ये हो रहा है कि कहीं विफाक की झलक दिखाकर सिंध में कुछ ना हो जाए या बलूचिस्तान में, देखना यही होगा। अख्तर मेंगल साहब की स्टेटमेंट को कतई तौर पर लाइट नहीं लिया जा सकता, सीनियर सियासतदान है। आज हमारी अखबार में भी छपी है कि हम आपको सरप्राइज देंगे। लेट्स सी कौन किसको सरप्राइज देगा। ये सरप्राइज हमें भी मिलेगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। 35 नशिस्तें, 78 उम्मीदवार, जबरदस्त मुकाबला, और ये हो रहा है आज पाकिस्तान के ऐवान बाला यानी कि सेनेट में। और हम आपके लिए सबसे बड़ी ट्रांसमिशन भी इसी सूरत हाल में लेकर आए हैं। आपको पूरा दिन आगाह रखेंगे जब तक फैसला हो नहीं जाता। और जैसा कि इससे पहले हम बात करते हैं, महज 8 घंटे की बात तो लगती है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा जोड़ तोड़ पड़ा है और अगले आने वाले वक्त के अंदर, अगले 3-4 साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसकी इंफॉर्मेशन और जिस तरीके से पाकिस्तान में कानून साजी होनी है, बड़े अहम मामला पड़े हैं सेनेट को लेकर। सो जैसा कि मैंने आपको बताया जी, आज मजमूई तौर पर बड़ा अहम इंतखाब है। इस्लामाबाद के अंदर जो सबसे अहम मुकाबला है वो हो रहा है, और उसमें सैयद यूसुफ रजा गिलानी और हफीज शेख साहब मद्दे मुकाबिल हैं। सिंध में 11 नशिस्तों पर 17, केपी में 12 पर 25 और बलूचिस्तान में 12 नशिस्तों पर 32 उम्मीदवार मौजूद है। ताहम तगड़ा मुकाबला तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान है इस इंतखाबात के अंदर। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो कल एक वीडियो मुबैना तौर पर सामने आई अली हैदर गिलानी की, जिसके बाद पीटीआई ने दरख्वास्त दी इलेक्शन कमीशन में कि यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली का मुतालबा किया, और अभी देखना यह है कि क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो पाएगी या नहीं। इसी हवाले से, इसी सेनेट इलेक्शंस के हवाले से हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ्स मौजूद हैं। सबसे पहले इस्लामाबाद का रुख करेंगे, जहां से आमिर इलियास राना हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे ब्यूरो चीफ हैं। बलूचिस्तान की बात की जाए, पेशावर की बात की जाए, तो उससे हमारे ब्यूरो चीफ रज़ाउर रहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहां से हमें जमशेद बागवान ज्वाइन कर रहे हैं, और अगर हम कराची से बात करें तो ब्यूरो चीफ फैसल हुसैन हमें। दिस इज आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम दैट वी हैव 4 ब्यूरो चीफ्स लाइव राइट नाउ इन दिस बिगेस्ट ट्रांसमिशन। आप चारों सीनियर साफी हजरात, एक्सपर्ट्स और ऑब्वियसली ब्यूरो चीफ्स को हमारी तरफ से बहुत वेलकम एक्सप्रेसो में। थैंक यू सो मच कि आपने सुबह में ज्वाइन किया। इट्स अ बिग डे फॉर पाकिस्तान। सबसे पहले आमिर इलियास राना साहब, आपसे ही शुरू कर लेते हैं, क्योंकि विफाक की बात है और विफाक के ऊपर इस वक्त सबकी नजरें। हम कह रहे हैं कि कहीं कोई गूगली ना कराई हो जरदारी साहब ने कि तवज्जो विफाक पर, काम सिंध या बलूचिस्तान में। खैर, आप बताएंगे इस वक्त विफाक की क्या सूरत हाल है, शहर इक़्तिदार का मौसम इन इंतखाबात को लेकर कैसा है? आमिर इलियास राना साहब। देखें, बहुत शुक्रिया कि कराची में तो ज़ाहिर है काम डल चुका हुआ है, उसके रिजल्ट का इंतजार है, और इस्लामाबाद में कल से वीडियो आ गई, और अभी यूसुफ रजा गिलानी जब पहुंचे हैं तो उन्होंने कहा जी कि जो काम हम करने आए थे वो तो हम कर चुके। यानी पॉलिटिकली जो पीटीआई को डिफेंसिव पोजीशन पे लाना था, और प्राइम मिनिस्टर जो अवेलेबल नहीं हो रहे थे पार्लियामेंट हाउस में भी, और कहीं पे भी नहीं होते थे अरकान असेंबली के लिए अवेलेबल, वो यूसुफ रजा गिलानी के पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार होने की वजह से बिल्कुल 48 घंटों से मुसलसल अरकान असेंबली शायद अब उनके ख्वाब में भी आ रहे होंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इतने ज्यादा लोगों के साथ 1-to-1 और डबल मीटिंग्स में चारों सूबों से जिस तरीके से वो मिले हैं, इलेक्शन का और जमहूरियत का यही उसमें होता है कि गहमा गहमी होनी चाहिए। बहरहाल कल एक अनफॉर्चुनेट वो वीडियो भी आई, अगर कोई इखलाकी हैसियत होती है इस मुल्क में किसी भी काम की, और उसमें मैं कहूँगा तमाम पार्टियों की, तो फिर यूसुफ रजा गिलानी के बेटे के आने के बाद उनका
इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाना ही बनता था। लेकिन यहाँ डस्का में जो कुछ पीटीआई ने किया कि कैंडिडेट के लिए जो आम वोटर का रास्ता था वो बिल्कुल रोक दिया, फायरिंग ओपन हुई और पुलिस ने कुछ न किया, तो यहाँ पे हम कहेंगे पाकिस्तान में ऐसे ही होता है और इस तरह ही चलता है। अब आप आ जाएंगे इस्लामाबाद में जो पोलिंग स्टेशन कौमी असम्बली हाल में है, वहाँ पे अरकान असम्बली ठीक 9 बजे से शुरू है और अपने वोटने का काम शुरू कर तो हफीज शेख ही जीत रहे हैं। अब कितनी मेहनत जरदारी साहब ने की, कितनी उनके लोगों के लिए प्रचार हुआ है कि एक जरदारी सब पे भारी, तो वो पता चलेगा कि वोट कितने निकलते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। तमाम वज़रा, तमाम अरकान असम्बली जो पीटीआई के हैं और हामी हैं, वो परेशान जरूर हैं कि अल्लाह जाने अंदर क्या डलेगा, वरना बड़े कॉन्फिडेंस के साथ लोग बात करते हैं। ये परेशानी हिज़्ब इख्तिलाफ की होनी चाहिए थी इस वक्त, लेकिन पीडीएम ने जो रैलियां की, जो जलसे जुलूस किए, उसका ये आज शाफसाना है कि मैच लग गया है उस निशिस्त पे जहां 21 वोटों का फर्क है और हर बंदा परेशान बैठा है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। हर बंदा परेशान है कौन जीतेगा। आमिर इलियास साहब, आपकी तरफ हम दोबारा भी आएंगे, कराची का रुख करेंगे। फैसल हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है। फैसल साहब, आमिर साहब ने कहा कि कराची में तो काम डल गया है और कल जिस तरह से पीटीआई ने इल्जाम भी लगाया है कुछ पीपल्स पार्टी पे, क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप सिंध की? जो एक लतीफा है ना बड़ा मशहूर कि वो पुलिस जो है किसी बकरी को पकड़ने के लिए जो है वो जंगल में जाती है, बकरी तो नहीं मिलती और हाथी को वो लेते हुए आते हैं, मारते हुए हाथी कह रहा होता है मैं ही बकरी हूँ, मैं ही बकरी हूँ। तो यही मंजर जो है वो कल हमने जो है वो सिंध असम्बली के ऐवान में देखा कि पहली दफा ऐसा हुआ कि कोई पार्टी जो है अपने रुकन असम्बली को ही जो है वो ऐवान के अंदर मार रही है। ऐसी मिसालें तो बहुत सारी हैं कि आपस में दो ग्रुप और 2 पार्टियां जो है आपस में जो है दस्तो गिराबा हो गए, हाथापाई हो गई, लेकिन ये मंजर जो है पहली दफा जो है तो वो देखने में आया कि कोई पार्टी अपनी रुकन असम्बली को मार रही हो और वो जो रुकन असम्बली पिट रहा है, मार खा रहा है, वो ये कह रहा है कि मैं पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दूंगा, पीपल्स पार्टी ने मुझे अगवा किया हुआ है। अब तहरीक एमपीएस के हाथों पिट रहे हैं वो साहब और ठीक है पीपल्स पार्टी को मैं वोट नहीं दूंगा। फिर अगला जो मंजर आता है उसी रुकन असम्बली को जबरदस्ती जो है किसी गाड़ी में बिठा के जो है ये नामालूम मुकाम की तरफ जो है वो ले जाते। तो ये मंजर जो हमने देखा ये जमहूरियत नहीं है। ये जमहूरियत को हम कहते हैं ना, इलेक्शन जो है जमहूरियत का अवसर होता है, आजादी इज़हार राय इलेक्शन का अवसर होता है। हमारे यहाँ जो है वो जमहूरियत के नाम पे बदतरीन इखलाकी गिरावट जो है वो हमें जो है नजर आती है। कोई किसी सतह पे, कराची से लेकर इस्लामाबाद तक किसी सतह पे जो है हमें कोई इखलाकी मेयार कहीं नजर नहीं आ रहा। बस सीट हासिल करनी है और सीट हासिल करने के लिए जो है वो अपने हर हरबा जो है हर तरीके का जो है वो इख्तियार करना है। एक पार्टी ने गुज़श्ता 3 दिन से अपने ही एमपीएस को जो है वो कैद करके रखा हुआ है एक होटल के अंदर, इस खौफ से, इस बात का खतरा और खदशा है कि इन लोगों को जो है कहीं पीपल्स पार्टी जो है ना खरीद ले। 3 दिन से उस पार्टी के एमपीएस को किसी का फोन उठाने की या किसी को फोन करने की जो है वो इजाजत नहीं है। तो बस एक शुगर मेला है, तफरी है, ड्रामा है, अजीबो गरीब सूरत हाल है, लेकिन एंजॉय करना ऐसे ही ऐसे ही। और ये इसको अगर जमहूरियत का कोई हुस्न यकीनी तौर पे हुस्न नहीं है, ये बहुत बड़े सवालिया निशानात हैं हमारी जमहूरियत के ऊपर जिसमें हम बात कर रहे हैं। अच्छा, अभी ब्रेक लेनी है? बिल्कुल, हमें ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हम, बाकी अपने ब्यूरो चीफ से भी बात करेंगे, बलूचिस्तान और केपी के भी बिल्कुल उस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए एक्सप्रेस। इंतहाई अहम इदारा है सेनेट, जिसमें तमाम सूबों को मुतनासिब नुमाइंदगी हासिल है और न सिर्फ इसमें तमाम सूबों की नुमाइंदगी शामिल है बल्कि इसमें मुख्तलिफ अक़लियतों का हिस्सा शामिल है, इसमें मुख्तलिफ टेक्नोक्रेट्स शामिल हैं और बुनियादी तौर पर इसका मकसद पाकिस्तान के जो कानूनी, पाकिस्तान के जो सियासी और दीगर मसाइल हैं उनके ऊपर एक ऐसा प्लेटफॉर्म का मौजूद होना है जिस पर इन मसाइल का हल किया जा सके और इसमें सभी की नुमाइंदगी होनी चाहिए, सभी बेहतरीन अजहान पाकिस्तान के इसमें शामिल हों, यही इसका बुनियादी मकसद है। लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं इसकी लेजिटिमेसी के ऊपर सवाल उठना शुरू हो गए हैं जो कि कतन दुरुस्त अमर नहीं है। हमारे साथ आमिर इलियास राना, फैसल हुसैन, रजा रहमान और जमशेद बागवान रिस्पेक्टिवली फ्रॉम इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा और कराची मौजूद हैं। रजा साहब, आपकी जानिब आते हैं। बलूचिस्तान के हवाले से मैंने आपसे पहले शेख रशीद साहब पूछा, हमारे साथ लाइव थे। अख्तर मेंगल साहब की एक स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा जी हम सरप्राइज कर देंगे गवर्नमेंट को, रिजल्ट्स तो आने दें, और बीएपी की कोलैबोरेशन के हवाले से भी हमें मालूम है। तो आप इस वक्त क्या देख रहे हैं, अंदर की क्या खबर है, क्या वाकई कुछ सरप्राइज मिलने वाला है आज हुकूमत को? जी बहुत शुक्रिया। जब से सेनेट इलेक्शन का यहाँ पर अनाउंस हुआ था और जब टिकटों की तकसीम से लेकर और उसके बाद कागजात नामजदगी दाखिल कराने तक यहाँ पर आपने देखा कि सूरत हाल अजीब सी रही है। बलूचिस्तान असम्बली जो है वो 65 अरकान पर मुश्तमिल है, लेकिन दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर
तहरीक इंसाफ के 7 अरकान हैं और उसके बावजूद भी जिस तरह से टिकटों की तकसीम का मामला हुआ और एक उसके बाद उम्मीदवार उन्होंने अपनी नामजदगी की और उसके फिर अब्दुल कादिर साहब की और उसके बाद उनकी नामजदगी वापस ले ली तहरीक इंसाफ की क़यादत ने और फिर उसके बाद दूसरा टिकट जारी किया ज़हूर आगा जो उनके उम्मीदवार थे और फिर उनको दस्तबरदार भी कर दिया। तो इस वक्त जो सूरत हाल है बलूचिस्तान में बड़ी दिलचस्प इस हवाले से कही जा सके तहरीक इंसाफ 7 सीटें रखने के बावजूद जो है अपना कोई उम्मीदवार सामने नहीं लाई और उसकी यहाँ पर इस हवाले से कामयाबी जो है वो नज़र नहीं आ रही कि कोई उनका कोई सेनेटर मुंतखब होगा जबकि हुक्मरान जमात जो है बलूचिस्तान अवामी पार्टी जिसकी क़यादत जाम कमाल कर रहे हैं और उनकी ये कोशिश थी कि तमाम इत्तेहादियों को इकट्ठा करके वो इस सेनेट इलेक्शन में जो है ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तें हासिल कर सकें। तो आज तक अभी तक उनकी पूरी कोशिश है कि वो अपने जितने इत्तेहादी जमातें हैं उनको यकजा कर जो है वो मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ जो है वो नबरत आजमा हो और कोशिश करें कि ज़्यादा करें। इस वक्त बलूचिस्तान की तकरीबन 12 नशिस्तें हैं जिन पर जो जन्नत सीटें 7 जन्नत सीटें हैं उन पर 13 उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में हैं। इसी तरह 7 ख्वातीन की जो 2 नशिस्तें उन पर 7 हैं और टेक्नोक्रेट पर 4 और अक़लियत पर जो है वो भी 4 उम्मीदवार जो हैं इस टाइम मैदान में हैं। इसमें शक नहीं है कि मुत्तहिदा अपोजिशन जो इस वक्त खेल रही है वो जो है पीडीएम के प्लेटफॉर्म से खेल रही है और उसकी कोशिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तें हुकूमत ने अपनी थोड़ी सी कि ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तें हासिल करें। हम पेशावर करेंगे, आपकी जानिब दोबारा आएंगे। जमशेद बागवान हमारे साथ मौजूद हैं। जमशेद साहब, खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो ओवरऑल किसी बड़े अपसेट का इम्कान है क्या? गवर्नमेंट को कोई सरप्राइज मिलने वाला है वहाँ? सरप्राइज़ तो मिलेगा ज़रूर क्योंकि जो कैंडिडेट है वो काफ़ी पैसे वाले हैं। खुद पीटीआई ने जो उनके हिस्से के 5 उम्मीदवार बनते थे उन्होंने छठा एक उम्मीदवार भी उतारा है। ताज मोहम्मद खान जो बाप से उनका ताल्लुक़ है उनको टिकट दिया है तो एक छठा उम्मीदवार भी उन्होंने मैदान में उतारे। अगर उम्मीदवार आप देख लें तो इसमें कोई भी गरीब वर्कर नहीं है बल्कि सारे जो एलीट क्लब के पैसे वाले लोग हैं उनको टिकट दिया है। जो हम देख रहे हैं पिछले दिनों से पीटीआई परसों जब शिबली बहराज आए थे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तो उन्होंने भी ये इल्ज़ाम लगाया कि उनके मेम्बरान को ख़रीदा जा रहा है। रात को भी हुकूमत ने एक व्हाट्सएप चैट वायरल की है वो हुई है जिसमें एक पीटीआई के मेंबर को पैसे का ऑफ़र किया जा रहा है। तो लग ये रहा है कि पीपल्स पार्टी जो पीटीआई जो है वो काफ़ी हिली हुई है और उनको तशवीश है अपने मेम्बरान के हवाले से। हमने देखा कि उन्होंने वज़ीर आला ने पिछले दिनों इशाइया भी किया, फिर एक नमाज भी कराई। ये भी कहा गया है कि कसमें कुरानी भी ली गई। अब से कुछ देर पहले पोलिंग का सिलसिला इधर शुरू हुआ है। एक वोट जो है जो चतराल से है पीके हिदायतुर रहमान उन्होंने अपना वोट पोल कर दिया JUI के। मामला यहाँ पे मुकाबला काफ़ी दिलचस्प रहेगा क्योंकि जो उम्मीदवार है वो काफ़ी पैसे वाले हैं। अब जैसे मुस्लिम लीग के ने अब्बास अफरीदी को टिकट दिया है, उनके बाप भी सेनेट में है और उनके भाई भी MPA है जो पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं और उनको मुस्लिम लीग का टिकट गया है। ANP ने भी अपने काफ़ी जो सबसे पैसे वाले पेशावर के उम्मीदवार है उसको सेनेट में उतारा। इसी तरह PTI के भी है। तो एक बात तो ये क्लियर है कि इसमें कोई वर्कर नहीं है। दूसरा ये पैसे की गेम है और लोगों ने पैसे लगाना शुरू किए और ये पिछले 1 महीने से ये सिलसिला शुरू है। आप भी ये कह रहे हैं कि सरप्राइज हो भी सकता है, जो पैसे का है, पैसे दिखाएं और आप सीट ले जाएं, ऐसा ही है सिलसिला। अच्छा, आमिर इलियास राना साहब, चूंकि वज़ीर आज़म इमरान खान हमेशा इस बात का क्रेडिट भी लेते हैं कि जी हॉर्स ट्रेडिंग को हमने रोकना है और हम इसे मेन स्ट्रीम पे लेकर आए हैं। इससे पहले आपने भी और हमने भी कई सेनेट इलेक्शन देखे। हॉर्स ट्रेडिंग की बात तो होती रही लेकिन महज 1-2 खबरों तक महदूद होती थी इलेक्शन से कुछ दिन पहले और ख़त्म हो जाती थी। ये जो इतना मुतनाज़े लगना शुरू हो गया सेनेट का इंतखाब और ऐसा लगता है कि हर जो उम्मीदवार है वही शायद या तो पैसे लेके बन रहा है या पैसे दे के बन रहा है, तो ये क्या इमरान खान साहब का क्रेडिट है या अल्टीमेटली ये बदनामी है जमहूरियत की? इसको आप कैसे देखते हैं? वज़ीर आज़म ने कहा कि बलूचिस्तान में 50 से 70 करोड़ रुपए का रेट है, तो वो रेट है, वो मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, तो उनको इस बात को पब्लिक करना चाहिए था कि ये रेट किसने लगाया, कौन किसको दे रहा है। ये महज स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि वो बात फिर उन पर ही उल्टी कि जब अब्दुल कादिर ठेकेदार आए
और पीटीआई का टिकट मिला और फिर उसको वापस किया और वो फिर बीएपी बाप यानी पार्टी के कैंडिडेट हो गए और पीटीआई ने उनको जितवाने के लिए अपना फिर कैंडिडेट उतान से निकाल दिया। यही कहा जाएगा ना। तो पैसे के खेल पे पहले हर एक को इखलाकी पोजीशन पे आना होगा। यहाँ किसी की कोई पोजीशन नहीं है, सब के सब सिर्फ इस पोजीशन पे हैं कि हमारे सेनेटर कैसे आ जाएं, हम कैसे बर्तरी हासिल कर लें। वरना इमरान खान साहब को अगर बिल्कुल इतना ही शौक शफाफियत का था, भूल जाएं कि सादिक संजरानी को 14 वोट कैसे फालतू मिले और इन सब ने खुशियों के भंगड़े डाले थे, उस पे भी ना आए। तो इंतखाबी इस्लाहात के लिए बहुत वक्त था खान साहब के पास। वो अपोजिशन के पास जाते, बात करते और पूरा कुछ करवाते कि जी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी खुफिया नहीं होगा, स्पीकर का इलेक्शन भी खुफिया नहीं होगा और जो इस्लाहात कराना चाहते हैं और जो पिछले 5 साल में 72 नशिस्तों के बाद एक आईनी और कानूनी मुसवदा तैयार हुआ था, वो असेंबली में मौजूद है, लें उसे और पार्लियामेंट से पास करा दें। आज नहीं तो कल करा दें। नीयत तब बनेगी कि जी आप सब मिलके कोई काम करना चाहते हैं, वरना सब हमें अवाम को ये दिखाना चाहते हैं कि जी मैं बहुत पवित्र हूं और दूसरा बहुत नापाक है। और ये सब पार्टियां एक दूसरे पे यही इल्जाम लगाती आई हैं, यही कुछ चलता आ रहा है। नया पाकिस्तान बनाते हुए लोगों ने ये सोचा था कि इमरान खान साहब डिफरेंट होंगे बाकियों के निस्बत, लेकिन पार्टी उनकी भी एक रिवायती बन चुकी है। कौन सा ऐसा काम है जो पिछलों पे इल्जाम लगा के खान साहब कोई एक मिसाल कोई इनकी पार्टी में से दे दे तो हम कह देंगे कि जी बहुत अच्छा हुआ खान साहब ये तब्दीली लाए। खान साहब ने IMF के साथ नहीं जाना था, चले गए। खान साहब ने कर्जे नहीं लेने थे, खान साहब ने कर्जे ले लिए। खान साहब ने कैबिनेट बड़ी नहीं बनानी थी, बहुत बड़ी कैबिनेट बना दी। गर्ज वो सब कुछ किया जो उनका मैनिफेस्टो था, पे ये खड़े हों तब उसके मुखालिफ ही रहे अपने मैनिफेस्टो के खुद ही। ठीक है आमिर साहब, थैंक यू, हमारे साथ ही रहिए। फैसल आप ये बताइएगा, चूंकि कराची की हम बात करें, कल बहुत ही अफसोसनाक विजुअल्स आए और PPP के अपने मिनिस्टर्स ने कहा कि जो हुआ ये नहीं होना चाहिए था। पहली बात तो ये कि एक आम शहरी ये देख के परेशान हो रहा है कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे इस मुल्क के अंदर, कि MPs ही अगवा हो रहे हैं, MPs को ही उठा के गाड़ियों में डाला जा रहा है, अपने MPs को होटल्स के अंदर बंद किया जा रहा है। आपको नहीं लगता जैसे पंजाब में एक विजिलेंस नजर आई हमें, चाहे वो उसका क्रेडिट किसी को भी दें, परवेज इलाही साहब को दें, बुजदार साहब को दें या अपोजिशन को दें, लेकिन एक विजिलेंस नजर आई। ये विजिलेंस हमें सिंध में भी नजर आ सकती थी, सेटल हो सकते थे मामलात, लेकिन नहीं हुए। इस पे क्या कहेंगे आप? इसकी जो सबसे बड़ी वजह थी वो पीपल्स पार्टी का एतमाद था। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि दीगर पार्टियां हैं वो उनके अराकीन को जो है वो खरीद लेगी, उनको अपने 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 हक में वोट देने के लिए जो है वो इस्तेमाल कर लेगी। इसी तरह तहरीक इंसाफ और MKM जो है इनका अपने कारकुन अपने MPs पे जो है वो एतमाद नहीं था। अगर एतमाद होता जिस तरह MPs को उन्होंने जो है बंद करके रखा हुआ है और उनकी रसाई जो अपनी फैमिली तक नहीं हो पा रही, तो ऐसा नहीं होता। तहरीक इंसाफ ने भी जो है यही काम किया हुआ है, MKM ने भी यही काम किया हुआ है। इनका अपने अराकीन असेंबली पर ही जो है वो एतमाद नहीं है। तो अब ये पार्टी के सिस्टम को समझने की जरूरत है कि जो MP पार्टी के नज़म में नहीं चल पा रहे, तो आप उन पार्टियों से तवक्का करना कि वो मुल्क में तब्दीली लाएंगे, कौम के मसाइल हल करेंगे, मुल्क के मसाइल हल करेंगे। दिलचस्प अमर ये है, आप चारों सीनियर हजरात हमारे साथ मौजूद हैं। दिलचस्प अमर ये है कि अगर आप उनको होटल में बंद भी कर रहे हैं या मोबाइल फोन पे कनेक्टेड रहने की भी हिदायत कर रहे हैं, वोट तो फिर भी सीक्रेट है। तो इस सिक्रेसी के हवाले से तो स्टिल क्वेश्चन मौजूद है कि अगर आपने उनको पाबंद भी रखा या पैसे दे भी दिए, अब जैसे आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो पैसे देते हैं या लेते हैं उनका भी तो कोई मैकेनिज्म होता होगा ना, कि वो एश्योर कराते होंगे जी हमने इसके मुताबिक काम किया है, तो वो तरीकाकार हमें बता दे इलेक्शन कमीशन। तो ये सिक्रेसी वाला एलिमेंट तो मौजूद है उसमें फिर भी। देखिए पिछला जो इलेक्शन हुआ था सेनेट का, उसमें तो खुल्लम खुल्ला जो है वो जो बिकने वाले अराकीन असेंबली थे उन्होंने तो खुल के कहा था कि हमने पार्टी की पॉलिसियों के खिलाफ जो है वो वोट दिया, पीपल्स पार्टी की वज़रा की गाड़ियों में बैठकर आए थे। लेकिन जो पार्टी ने अपने कोटे से ज्यादा जो है वो 2 सीटें जो है पिछले इलेक्शन में जो है वो ज्यादा ली थी, तो इस पर वो तो बिल्कुल तयशुदा बात थी। इस दफा के इलेक्शन में भी जो है पीपल्स पार्टी ने जो है वो हर सीट पे जो है, अगर 7 जनरल सीटें हैं और दो टेक्नोक्रेट्स की सीटें हैं, 2 खवातीन की सीटें हैं, तो इन पे तमाम पे जो है उम्मीदवार खड़े किए हैं। तो इस बात की निशानी है पीपल्स पार्टी का अगर होमवर्क भी है, उसकी ख्वाहिश भी है और उसकी कोशिश भी है कि वो तमाम सीटों को जो है वो हासिल कर ले, उसमें जीतने में जो है वो कामयाब हो जाए। तो ये सरप्राइज की जो बात हो रही है, इसका तो असल रिजल्ट जो है वो रिजल्ट के नतीजे आने के बाद ही जो है वो सामने आएगा, लेकिन बड़ा इम्कान सरप्राइज आएगा। ठीक है फैसल साहब, टाइम हमारे पास कम है। रजा जमशेद भाई से बात कर लेते हैं। जमशेद भाई, चूंकि KPK की हम बात कर रहे और आपने कहा कि चारों और अब्बास आफरीदी का आपने नाम लिया, कौन नहीं जानता कि कितना पैसा है और
खैर इस पे मजीद हम बात नहीं करते, लेकिन अगर पैसा ही इस वक्त बुनियाद है तो जाहिर बात है जो अपोजिशन है कम तो वो भी नहीं है। तो मेनली सरप्राइज आप किस नशिस्त के ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम अगर कहें कि हम एक एनालिसिस करें या एक स्पेकुलेशन समहाउ करें तो इस काउंट के अंदर आप कौन सा सरप्राइज किस सीट के ऊपर देख रहे हैं? देखिए, जो पीटीआई की बौखलाहट है या जिस तरह वो डरे हुए हैं, तो लगता है यही है कि पीटीआई को नुकसान होगा। और जाहिर है उनके उम्मीदवार काफ़ी सारे हैं, 100 के करीब, तो जिधर उम्मीदवार ज़्यादा होंगे तो उधर भी ज़्यादा हाथ मारा जाएगा। तो इसलिए उनकी तशवीश बजा भी है। चूँकि वो हुकूमत में भी है तो एक इफ़ेक्ट ये भी पड़ रहा है, महंगाई है, लोग तंग है, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, बिजली गैस, ये भी एक इफ़ेक्ट है। फिर तीसरा ये कि ये इस असम्बली का आखिरी वोट होगा सेनेट के लिए, इसके बाद वोट नहीं डाल सकेंगे। फिर टिकट मिलता है कि नहीं मिलता, ये भी एक बड़ी वजह है। और साथ ही साथ जो दीगर पार्टियां हैं जो पीडीएम के हैं, उन्होंने एक इतिहाद बनाया हुआ है पीटीआई के खिलाफ, ताकि अपने उम्मीदवार जो है उनको कामयाब करा सके। आज का नहीं, लेकिन इसके जो इलेक्शन के झटके हैं वो हम केपी में देखते हैं कि वो बाद में बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे आपने देखा कि 2018 की वीडियो इस इलेक्शन से पहले आई, जिसमें पीटीआई के मेंबरान जो है वो और दीगर पार्टियों के वो वोट बेच रहे थे। तो लगता है यही है कि आज के इलेक्शन के आफ्टर शॉक्स जो है वो काफ़ी बाद महसूस होंगे, और जो जमहूरी निज़ाम है उसको एक और दशका लगेगा, क्योंकि जो लोग भी आ रहे हैं वो पार्टी के कारकुन नहीं है, सही तरीके से आ नहीं रहे, ऊपर छतरियों से पार्टियों में उतर कर। रजा साहब की जानिब जाएंगे। रजा साहब, अगर हम बात करें कोयटा की, किस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर नताइज? क्योंकि जोड़ तोड़ का सिलसिला तो काफी अरसे से जारी था, पलड़ा किसका भारी है, क्या रिजल्ट एक्सपेक्टेड है? और कोई पेश गोई भी कर दें आप रजा भाई, अगर कर सकते। अगर देखें अददी एतबार से अगर हम देखें तो इस वक्त हुकूमती जो इत्तेहाद है उसके पास जो है 41 जो है 65 में से 41 है। तो पोजीशन इस तरह नज़र आ रही है कि कम से कम जो है हुकूमती इत्तेहाद जो है वो 7 के करीब जो है वो नशिस्तें जीतने में कामयाब हो जाएगा। इसी तरह जो अपोजिशन मुतहदा अपोजिशन है उसकी तादाद 24 है। तो उस एतबार से ये देखा जा रहा है कि वहाँ 5 सीटें जीतने की पोजीशन में है। तो ये 12 नशिस्तों का इस तरीके से मुवाजना किया जा रहा है, जबकि सरदार अख्तर मेंगल जो कि बीएनपी के सरबराह भी हैं और पीडीएम के रहनुमा भी हैं, उनका यह कि सरप्राइज़ दिया जाएगा। और हुकूमत ने इस हवाले से पहले इनको पेशकश भी की थी कि आप 8 और 4 का जो है वो फार्मूला वो कर लें, जबकि उनका कहना था, अपोजिशन का कहना था 5 तो हम आसानी से जीत रहे हैं, लेकिन हमें अगर 6-6 पर बराबरी की बुनियाद पे आते हैं तो आप बैठ के बात कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमें रजा साहब यही लगता है कि चाहे सूबा कोई भी हो, हाउस कोई भी हो, गवर्नमेंट पे गई है। आप चारों साहिबान, आमिर इलियास राना साहब ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, फैसल हुसैन ब्यूरो चीफ कराची, रजा रहमान ब्यूरो चीफ कोयटा और जमशेद बागवान ब्यूरो चीफ पेशावर, आप चारों सीनियर एक्सपर्ट्स का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे और अलग अपना एनालिसिस आमने सामने रखा। आपसे बात होती रहेगी डेफिनेटली और आपसे जानते रहेंगे इस वक्त रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव सेगमेंट आपने मुलाहिजा किया जिसमें हमने आपको अपडेट किया, और सारा दिन ये ट्रांसमिशन एक्सप्रेस न्यूज़ पे आप देखते रहेंगे, आपको आगाह रखेंगे। लेकिन अफसोसनाक बात तो यह है कि हमारा सबसे बड़ा जो ऐवान है कानून साजी का और जमहूरियत की सबसे बड़ी जो अलामत है वो इस वक्त कंट्रोवर्शियल है। अवाम के जहन में हज़ारों सवाल हैं, काश सियासी जमातें इस बात को भी सोचें, इस पर गौर करें। हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद एक्सप्रेसो में बहुत कुछ है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद जो है मादूमी के ख़तरे का शिकार जानदार और नबातात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। ख़ास तौर पर अगर जंगली हयात की बात की जाए तो गुज़िश्ता 1-2 साल से दुनिया भर में तेज़ी से होती हुई मौसमियाती तब्दीलियों के बाद करोड़ों जानवरों की अमवात वाक़या हुई, जिनमें से बड़े बड़े इवेंट्स का अगर हम तज़किरा करें तो अमेज़ॉन के जंगलात को लगी जो आग थी उसमें हलाक होने वाले जंगली हयात बड़ी तादाद में मालूम हुई थी। जंगली हयात के हवाले से गुज़िश्ता चंद सालों में पाकिस्तान की अगर सूरत-ए-हाल में बात करें तो वो भी काबिल सताइश नहीं है। ख़ास तौर पर माजी में इस हवाले से बिल्कुल काम नहीं किया गया, यहाँ तक कि पाकिस्तान से जंगलात के कटाव को रोकने के लिए खातिर खा इक़दाम बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पाकिस्तान चंद उन एक बदकिस्मत ममालिक में से है जहाँ पे महज चंद फीसद के ऊपर जंगलात हैं और उनको भी काटा जा रहा है, उनके भी तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिकमत अमली मौजूद नहीं है। मौजूदा हुकूमत ने इस हवाले से बातें और दावे तो किए
किए हैं जंगलात के हवाले से, कुछ काम भी वैसे देखने में आया है ऐसा लगता है, और जंगली हयात के लिए भी कुछ साजगार माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कम से कम खबरों में तो है, कम से कम डिस्कस तो होता है, प्राइम मिनिस्टर इस बारे में बात करते नजर आते हैं और कुछ अवेयरनेस कैंपेन्स भी हैं। आज चूँकि इसका आलमी दिन मनाया जा रहा है तो हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं, कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं और क्या बेहतरी लाई जा सकती है। इस वक्त हुमैरा आयशा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कंजर्वेशन है, WWF से इनका ताल्लुक़ है। उनसे ज़रा पूछते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल पे हमें क्या गाइडलाइंस दे सकती हैं और WWF क्या सोच रहा है इस पे, जो कि जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ का इदारा है। हुमैरा, थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया। इट्स सच एन इम्पॉर्टेंट डे फॉर पाकिस्तान बिकॉज हम इससे पहले भी अपने शोज़ में मुख्तलिफ औकात में बात करते रहते हैं। बिल्कुल एज के ऊपर है पाकिस्तान और हमने बहुत ज़्यादा अगर मैं कहूँ कि जुल्म किया है जंगली हयात के ऊपर तो गलत नहीं होगा। एक तो अवेयरनेस ना दे के एंड देन यू नो किलिंग देम बाय आवरसेल्व्स। आपका इदारा और आपकी क्या थॉट्स हैं आज के दिन को लेकर? बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो हमें इस शो में इनवाइट करने के लिए और दूसरा इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा है कि हमारे मुल्क में और हमारी जो सिस्टम है ये पूरी दुनिया में इन जनरल वाइल्ड लाइफ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बहुत कम आ गई है। जी। तो जो आज का दिन है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ये जो बेसिकली ये यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली की एक रेजोल्यूशन के तहत 2013 से मनाने का इसका आगाज़ हुआ था, जो कि खुद भी मार्क करता है माहौल के हवाले से, एक वाइल्ड लाइफ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है जिसको हम साइडीज़ कन्वेंशन कहते हैं, जो कि उनकी इलीगल ट्रेड को जो है उसकी रोकथाम के लिए जो है वो पूरी दुनिया में नाफिज़े अमल है। तो जो बुनियादी मकसद इस दिन का बिल्कुल यही है कि हम किस तरह से जंगली हयात, जिसमें कि हमारे जंगली पौधे भी हैं, जंगली जानवर भी हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से ना सिर्फ शऊर बेदार करें बल्कि ऑल्सो उन लोगों को जो कि डायरेक्ट वाइल्ड लाइफ को बचाने के काम में शामिल नहीं है, कैसे उनको उनकी जिम्मेदारियों का इदराक कराएं कि वो जो है वो वाइल्ड लाइफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो अपनी कंट्रीब्यूशन जो है वो भी करें। सही। अब और इस साल का थीम जो है वो चूँकि हर साल ये दिन जो है वो किसी खास थीम के हवाले से मनाया जाता है, तो इस साल का थीम जो है वो भी बड़ा मुनफरिद और इम्पॉर्टेंट है और बड़ा मैच करता है उस पॉइंट के साथ जिस पे कि आपने इससे डिस्कशन शुरू की थी, जो कि बेसिकली जंगलात, उनसे जुड़ा हुआ लाइवलीहुड है, फॉरेस्ट और लाइवलीहुड है, जो बेसिकली इस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए मनाया जा रहा है कि जो हमारे फॉरेस्ट हैं, हमारे कुदरती मसाकिन हैं, वो ना सिर्फ जंगली हयात के लिए एक घर हैं बल्कि वो हम इंसानों की सर्वाइवल के लिए और हमारी सस्टेनेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो वाटरशेड के तौर पर वो हो, वो सारे के सारे जो है वो फवाइद हमें जो है वो उससे मिलती हैं। और पूरी दुनिया के अंदर आपने बिल्कुल सही कहा है कि जहाँ जंगलात कम हो रहे हैं और जो हमारे डिजास्टर्स हैं, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर बहुत बड़े लोगों का इन्हिसार डायरेक्ट भी जंगलों के ऊपर और जंगलात से जुड़ी जो है वो वसाइल पर हैं। तकरीबन ये 350 मिलियन के करीब अफराद हैं, जिसमें पाकिस्तान के अंदर भी मकामी आबादियाँ और पूरी दुनिया के अंदर जो है ना वो लोग इससे जुड़े हुए हैं। अच्छा हुमैरा, मैं आपको इंटरप्ट करूंगी। अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तानी हुक्मरान तो हम बात करें, इस हवाले से काम भी हो रहा है। हम अगर स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करें, यहाँ पर जो होने वाले इक़दामात हैं उसके हवाले से आपको क्या लगता है, आप कितनी सेटिस्फाई हैं? और सेकेंडली अब गवर्नमेंट लेवल के अलावा इंडिविजुअल लेवल पर भी हमें हर तरह से कोशिश करने की ज़रूरत है कि जो जंगली हयात है इनके बका को मुमकिन बनाया जा सके। इसमें इंडिविजुअली गाइडलाइंस क्या होंगी और स्टेट लेवल पे क्या होंगी? बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक तो WWF का मैं थोड़ा सा आपको बताती चलूँ कि हम खुद भी एक ऐसा इदारा है जो पूरी दुनिया में 100 से ज़्यादा मुल्कों में काम कर रहा है और हमारी जो बनने का मकसद था वो वाइल्ड लाइफ के तहफ़्फ़ुज़ के साथ ही जुड़ा हुआ था। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और उसके मस्कन का तहफ़्फ़ुज़ जो था वो की ड्राइवर था WWF के, जो था वो शुरू होने में, और पिछले 50 साल से ज़्यादा के अरसे में हम इसी पे फोकस करते रहे हैं। पाकिस्तान का केस जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ऑल्दो हमारी कंट्री में शायद बहुत कैरिस्मेटिक एनिमल्स नहीं है, लेकिन हमारे पास जंगली हयात की कुछ ऐसी अनवा है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। जैसे मिसाल के तौर पे ब्लाइंड इंडस डॉल्फिन है और इस तरह की बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं। और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी हमारी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ मादूमियत के ख़तरे से दो चार हैं, बहुत सारे चैलेंजेस की वजह से, जिसमें हैबिटेट डिग्रेडेशन, उनके मस्कन की तबाही जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट है। उसके बाद जो पोचिंग इलीगल ट्रेड है,
क्लाइमेट चेंज है और इससे जुड़े बहुत सारे मसाइल हैं। ठीक है। तो जहाँ हमारी जो काविशें हैं बहैसियत एक कंट्री, हमारी गवर्नमेंट ग्रीन गवर्नमेंट है और कोशिश कर रही है कि इन चीज़ों को जो है वो प्रमोट करे, लेकिन अभी भी बहुत सारी जो है वो चीज़ें होनी बाकी हैं जो कि इस चीज़ को इंश्योर करेंगी कि वाइल्ड लाइफ और उनके मसाकिन जो हैं वो ना सिर्फ प्रोटेक्टेड हैं। मसलन क्या होने वाला है उमेरा, क्या होना चाहिए मसलन? हमारे पास कवानीन मौजूद हैं, कवानीन इम्प्रूव हो रहे हैं, उनकी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अभी भी एक जो है वो चैलेंज रहता है। और इंडिविजुअल सतह पर जो आपने सवाल किया, इसीलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हम इंडिविजुअल सतह पर अपनी जो है जिम्मेदारी का अदराक करें। हम अमूमन, अगर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, अगर किसी के मस्कन को तबाह करें तो वो वहाँ पर वो स्पीशीज सर्वाइव नहीं कर सकती। तो अब एक तो डिपेंडेंसी है जी कि आप जंगल काटते हैं, जंगल पे रिसोर्सेज का जो है वो आपका डिपेंडेंस है, बट आप उसके मस्कन को वैसे भी तबाह करते हैं। इंडिविजुअल ये जो मुख्तसरन बिल्कुल 20 सेकंड्स के अंदर ये जो आपने कहा चैलेंजेस हैं, ये बेसिकली कैपेसिटी इश्यूज हैं हमारे कि हम चीज़ों को मैनेज नहीं कर रहे जानवरों के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए, या फिर फाइनेंशियल मामला आते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं? क्विकली देखिए, जो रिसोर्सेज और कैपेसिटी जो है वो आर वन ऑफ द एस्पेक्ट्स जो कि इस चैलेंज को एड्रेस करने में मदद करेंगे। वाइल्ड लाइफ का तहफ़्फ़ुज़ जो है ना वो किसी एक इदारे की जिम्मेदारी नहीं है और हमें मेरा टॉपिक तो ऐसा है कि इसमें कि बहुत देर तक बात की जाए, बट स्टिल थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम दैट यू वर हियर। हमने ब्रेक पे जाना है, बहुत शुक्रिया। जानवरों की और आसपास के माहौल की, दरख्तों की, जो भी अल्लाह की तरफ से कुदरती तौर पर चीज़ आपको दी गई है उसकी कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है, उसकी हिफाजत कीजिए, ज़ाया मत कीजिए। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो एक्सप्रेसो में, हूं इमरान हसन। मैंने कहा तारीफ कर देनी चाहिए कभी कभी, इससे भाई अच्छा होता है ना, जज्बा बढ़ जाता है। ठीक है जी, आप प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिस पर हम बात करने वाले हैं। वैसे तो कहा जाता है कि माँ का कोई नेमुल बदल नहीं होता, बल्कि इसी तरह अगर हम बात करें ग़िज़ाई तबार से भी, तो माँ के दूध का भी कोई नेमुल बदल नहीं है। माँ का दूध नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए बेहतरीन ग़िज़ा और कुदरत का अव्वलीन तोहफ़ा है। आप जो न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए अगर बात की जाए, कोई भी नई ग़िज़ा माँ के दूध से करीब तर तो हो सकती है, लेकिन उस जैसी नहीं। आलमी इदारा सेहत के बाद इस बात की भी तजवीज़ करता है कि बच्चों को 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध ही पिलाया जाए। ये ना सिर्फ बच्चों की नशोनुमा को बढ़ाता है, बल्कि साथ ही बच्चों में जो कि उनकी इम्यूनिटी है, क़ुव्वत मुदाफ़त है, और माँ और बच्चों के दरमियान जो बॉन्डिंग है उसको भी स्ट्रॉन्ग करता है। कुछ माएँ बच्चे की पैदाइश के बाद बच्चे को दूध पिलाने के मसले से उनको उसका सामना करना पड़ता है, और इसी वजह से जो कह लें अब तक इस हवाले से प्रॉपर गाइडलाइंस या अब उस तरह से अवेलेबल नहीं थी। मगर अब आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में लैक्टेशन के हवाले से एक प्रॉपर डिपार्टमेंट मौजूद है, और इसमें इस हवाले से माँ को जितने भी मसाइल होते हैं उनको एड्रेस किया जाता है, काउंसलिंग की जाती है। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर लैक्टेशन कंसल्टेंट है आगा खान यूनिवर्सिटी, डॉक्टर ज़ुहरा कुरैशी। उनसे हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। और हम बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, इसको नॉर्मली एड्रेस नहीं किया जाता, और अब चूँकि हम इस इनिशिएटिव का हिस्सा हैं और आगा खान यूनिवर्सिटी के साथ हम इस पर बात करें, कितना ज़रूरी है, और इस हवाले से माओं को स्पेशली या फैमिलीज़ को गाइड करने की कितनी ज़रूरत है? थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया और इस बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू पे आज हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बताती चलूँ कि ये जो लैक्टेशन कंसल्टेंट का जो कॉन्सेप्ट है, जो कि आज हम वर्ल्ड वाइड जो ये दिन मना रहे हैं लैक्टेशन कंसल्टेंट को एक्नॉलेज करने के लिए, तो ये डेवलपिंग वर्ल्ड में कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन डेवलप्ड वर्ल्ड में नई चीज़ नहीं है। डेवलपिंग वर्ल्ड में ये बिल्कुल ही न्यू कॉन्सेप्ट है। तो पूरे वर्ल्ड में अराउंड 32,500 के करीब लैक्टेशन कंसल्टेंट है इस वक्त, जो कि रजिस्टर्ड है बोर्ड के साथ। और पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ 3 लैक्टेशन कंसल्टेंट है, उसमें से कुछ रिटेन कर गई हैं, कुछ जो है वो बाहर से प्रैक्टिस कर रही हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उन मसाइल को जो कि माँ को दरपेश आते हैं पूरे मरहले के वक्त, जो ब्रेस्ट फीडिंग की पूरी जर्नी जिसको हम कहते हैं, उसको स्मूथ करने के लिए कि वो पेन फ्री हो, वो इंजॉय कर सके उस लर्निंग को, और उसके लिए उसे जो भी मसले आते हैं उसमें कोई ना कोई एक स्पेशलाइज्ड पर्सन जरूर हो जो कि उसे काउंसिल करे, सपोर्ट करे और उसे अप्रिशिएट करे। तो ये सारी चीजें जो हैं वो लैक्टेशन काउंसलिंग कंसल्टेशन में उन मदर्स को मिलती है, और उसमें जो है इन्हें
पूरा सपोर्ट किया जाता है ताकि हम प्रोटेक्ट कर सके उनकी ब्रेस्ट फीडिंग को। नहीं, बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव है डेफिनेटली, और बहुत इंपॉर्टेंट मेडिकली इसकी इंपॉर्टेंस भी है। अच्छा, ये जो मामला है माँ का दूध बच्चे को पिलाने के हवाले, इसमें एक बड़ा दिलचस्प अमर ये है कि यूजुअली हम जो भी मसाइल डिस्कस करते हैं वो रूरल एरियाज़ में ज़्यादा होते हैं, अर्बन एरियाज़ में कम होते हैं। यानी कि जहाँ पे एजुकेशन ज़्यादा होती है वहाँ पे वो मसाइल कम होते हैं, लेकिन इस मामले में मामला मुख्तलिफ है। जो हमारी वो माएँ या हमारी वो ख़वातीन जो ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं वो ज़्यादा इज्तनाब करती हैं, और वो बच्चे ज़्यादा मसनूई दूध पी रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू गाँव या देहातों की माएँ। वो प्रेफर करती हैं कि बच्चा माँ का दूध पिए। तो इस सारी कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपके लिए चैलेंजिंग कितना है इस प्रोजेक्ट को लेकर लोगों को इस तरफ लेके आना, खासतौर पे ओबेसिटी खवातीन को? अच्छा, ये बड़ा ही आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है, क्योंकि मैं कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है। तो ये मसला दोनों जगह है, देहात में भी है, शहर में भी। क्योंकि इस वक्त जो फार्मूला कंपनीज की जो एक कहते हैं ना कि उनकी मार्केटिंग इतनी ज्यादा पेनिट्रेट कर गई है, जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का बच्चा दिखाया जाता है, तो एवरी जो हेल्दी बेबी जो है ना वो जो दिखाया जाता है डब्बे के ऊपर, इट डजंट मैटर कि वो उसमें इम्यूनिटी भी इतनी ज्यादा मौजूद। जैसे कि आपको पता है कि आजकल जो कोविड का टाइम है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है हमारे पास? इम्यूनिटी, कुव्वत मदाफा। जिसके पास है वो सेफ है। मैं अपने क्लाइंट्स को यही कहती हूँ कि दिस इज द ओनली गिफ्ट, बेस्ट गिफ्ट विच यू कैन गिव टू योर चाइल्ड, क्योंकि ये इतनी जरूरी है, जिसको हमने रियलाइज किया है कि इम्यूनिटी क्या बहुत बड़ी जो अल्लाह की कुदरत है, जो कि माँ के दूध में जो हम कहते हैं ना ब्रेस्ट मिल्क की कॉम्पोजिशन में पाई जाती है। अब अवेयरनेस है, नो डाउट मदर्स को अवेयरनेस है, लेकिन जो चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं, जिसको हम कहते हैं कि 40 डेज यानी 6 वीक्स का जो मरहला होता है, वो वाकई मदर्स के लिए बहुत टफ होता है। इट इज नॉट इजी। मैं हमेशा कहती हूँ कि ब्रेस्ट फीडिंग इज डॉन्टिंग टास्क। ये इतना इजी नहीं है, नेचुरल नहीं है जितना दिखता है। इसमें मदर्स को इश्यूज आते हैं, लेकिन वो इश्यूज कहाँ एड्रेस करें वो इम्पोर्टेंट है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी आपने कहा एड्रेस करना, बेसिकली अभी हम आज ये बात करें, बट स्टिल बहुत सारी खवातीन रिलक्टेंट होती हैं या उनके पास बहुत सारी गाइडलाइंस नहीं होती हैं, उनको उस तरह की काउंसलिंग नहीं मिलती है, फिर ज़्यादातर फार्मूला मिल्क पर अपने बच्चों को शिफ्ट कर देते हैं, या स्टार्ट में भी कुछ डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर आफ्टर प्रेगनेंसी कोई डिलीवरी के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसको बच्चे को आपने फार्मूला मिल्क दे दें, मदर फीड पे नहीं जा सकता, मदर किसी कॉम्प्लिकेशन का शिकार है। सो उस कंडीशन में आप किस तरह से गाइड करेंगे उन मदर्स को कि वो किस तरह से केटर करें अपने न्यूबॉर्न बेबीज को? तो मेरे पास ऐसी क्लिनिक में बहुत सारी मदर्स आती हैं जो कि आखन हॉस्पिटल से नहीं होती, क्योंकि ये सर्विस हमने तमाम औरतों के लिए रखी हुई है। तो बहुत सारे दूसरे अस्पतालों से जब वो औरतें आती हैं और जब वो बिल्कुल फेलियर में चली जाती हैं, यानी कि उनके पास बॉटल फीड कंप्लीटली इंट्रोड्यूस हो चुकी होती है, और उस वक्त एक वो उम्मीद लेके आती है कि अब कोई ऐसी उम्मीद है कि उनका बच्चा दोबारा लैक्टेट हो जाए, हम इसको कहते हैं रीलैक्टेशन प्रोसेस। तो उसमें यही होता है कि जब हम इसको डिग डाउन करते हैं उन इश्यूज को, तो पता चलता है कि फॉर्मूला जो इंट्रोड्यूस हुआ उस वक्त जो इनिशियली इश्यूज, इससे हम कहते हैं कि फीडिंग के दौरान पेन होना, दर्द होना। अब देखिए, दर्द ऐसी चीज है कि जो माँ किसी भी एक ह्यूमन बीइंग के लिए एक बड़ा अनप्लेजेंट सा एक्सपीरियंस होता है। तो उस पेन को जब एड्रेस नहीं किया जाता, तो जब पेन के साथ कंप्लीटली मिल्क ट्रांसफर नहीं होता, तो बच्चे की जो ग्रोथ है वो डेफिनेटली रुक जाती है, क्योंकि वो कंप्लीट मिल्क ट्रांसफर नहीं होता, बच्चा डिहाइड्रेट हो जाता है। वहां पे पीडियाट्रिशियन को लगता है कि माँ का दूध पूरा नहीं हो रहा। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारी सोसाइटी में कि दूध पूरा नहीं आ रहा। हालांकि साइंटिफिकली अगर बच्चा लैच करता है, यानी डिमांड एंड सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पीडियाट्रिशियंस, डॉक्टर्स एंड बहुत सारे लोगों को भी समझने की जरूरत है कि ये डिमांड एंड सप्लाई की एक साइंस है। अगर हमने डिमांड प्रॉपर नहीं दी तो सप्लाई डेफिनेटली प्रोड्यूस नहीं होगी और बच्चा डिहाइड्रेट होगा। तो बजाय इसके हम फार्मूला इंट्रोड्यूस करें, हमें रूट कॉज प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उसे सस्टेन करना पड़ेगा, रादर देन कि हम इसको इंट्रोड्यूस करवाएं। ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम्स आप बता रही हैं, चाहे वो माँ के हवाले से हो या बच्चे के हवाले से हो, इसमें एक तो ये बताइए कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, किस हद तक इनिशियली हमारे न्यू बॉर्न बेबीज के अंदर या जो माएँ जिनके बच्चे पैदा होते हैं उनके अंदर ये मसाइल पाए जाते हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट सोल्यूशन, आपने खुद कहा कि 3-4 कंसल्टेंट्स मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है लैक्टेशन कंसल्टेंसी के हवाले से। तो इसका जो स्ट्रक्चर है उसको हम कैसे स्प्रेड आउट कर सकते हैं ताकि जो फार फ्लॉन्ग एरियाज़ के लोग हैं, ख़वातीन हैं, वो भी इसको एक्सेस कर सके, उनको भी फ़ायदा हो सके इसका? दोनों का जवाब दीजिएगा।
बिल्कुल, बहुत ही इम्पोर्टेंट दोबारा आपने ये सवाल किया है। तो जैसे मैं थोड़े से फैक्ट्स आपको बताऊंगी कि इस वक्त हमारे पास जो इनिशिएशन रेट हम कहते हैं ना ब्रेस्ट फीडिंग का, कि वो पैदाइश के 1 घंटे के अंदर जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए, वो हमारे मुल्क में सिर्फ 18% है। यानी 18% माओ को बच्चा फौरन विद इन एन आवर दिया जाता है कि वो ब्रेस्ट फीड शुरू करें। उसमें से 37.7% हमारा एक्सक्लूसिव फीडिंग रेट है, जो कि कहते हैं 6 माह तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध। अब आप सोचें कि 37% से कितनी आगे तक जाने की जरूरत है, और उसकी अगेंस्ट अगर हम देखें कि हमारे बच्चे कितने मेल नरिश हैं, तो वो 44% जो बच्चे हैं वो मेल नरिश हैं, वो स्टंटिंग उनको हो गई है, तो वो कॉग्निटिव और डेवलपमेंट वाइज वैसे ही डिलेड रहते हैं। तो हम अपनी पूरी सोसाइटी को कहाँ लेके जा रहे हैं, तो ये इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो बहुत और डेफिनेटली जब 3 लैक्टेशन कंसल्टेंट है और नीड इतनी ज्यादा है, और जैसे आपने कहा कि हम देहातों में और दूसरी कम्युनिटी में कैसे सर्व करें, तो एक ही उन्होंने काम ऑलरेडी शुरू कर दिया है। हमने बहुत सारी ट्रेनिंग्स जो है, जैसे कि सारे लैक्टेशन कंसल्टेंट नहीं बन सकते, लेकिन जो हमारी मिडवाइफ्स हैं, जो हमारे फर्स्ट टाइम वर्कर्स हैं जो औरतों के साथ काम कर रहे हैं, हमारी नर्सेज हैं, उनको हमने ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया है। तो हमने ब्रेस्ट फीडिंग चैंपियन कोर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया है, जहाँ पे वो हम उनको कुछ आवर्स से उन मसलों से ओरिएंट करवाते हैं, ताकि वो इनिशियल जो 40 डेज का जो पीरियड है, जब माँ फ्रीक्वेंटली हेल्थ सेंटर विजिट कर रही है या अस्पताल जा रही है या टीका लगाने जा रही है, तो वहाँ एटलीस्ट उन मसलों पे बात की जाए, उनको वहाँ एक प्रॉपर गाइडेंस मिलनी चाहिए कि वो उन्हें क्या फैसला करना है अपने बच्चे के लिए। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहिबा, चूंकि अभी हम इस हवाले से गाइडलाइंस की बात करें, कोई ऐसा मैसेज जो आप तो उन तमाम मदर्स को देना चाहें, जैसे भी आप पहले भी मेंशन करी थी कि ये सिर्फ दूर दराज इलाकों में की बात नहीं है, ये उन तमाम पढ़ी लिखी खवातीन के हवाले से भी है, तो दोनों को हमें केटर करना है, उनको कोई मैसेज देना चाहें हमारे प्लेटफॉर्म से, तो यू मोर देन वेलकम। जी, एक मैसेज जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं अपनी क्लिनिक में ऑब्जर्व करती हूँ कि ये ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो एक टीम वर्क है, ये सिर्फ एक माँ का काम नहीं है। तो फादर जो इसमें बिल्कुल एक्सक्लूड हो जाते हैं ना, वो ना हो, क्योंकि देखिए मदर को बहुत इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है इनिशियल पीरियड के वक्त। हौसला अफजाई करें, ठीक है, कि वो जो भी फैसला कर रही है उसे हौसला बढ़ाएं उस चीज में, और जो प्रॉब्लम है उसे मिल के हल करने की कोशिश करें। तो हमारे यहाँ जो एक वो होता है ना कि ब्रेस्ट फीडिंग इज अ प्योरली वुमेन बिजनेस, नो इट्स नॉट। ये एक फैमिली जो है ना, मैं इसको कहती हूँ ये टीम वर्क है। अगर आप एज एन टीम काम करेंगे डेफिनेटली सक्सेस होंगे, और ये माँ और बाप दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि इसमें जो है माओं की हौसला अफजाई करें, और अगर वो कहती है कि ये पेनफुल है तो एक्नॉलेज करें कि यस इट्स पेनफुल, इट्स डॉन्टिंग, लेकिन आप इस मसले को हल कर सकती हैं। प्रॉपर लैच अगर आपके बच्चा करेगा तो तकलीफ नहीं होगी। सिर्फ लैच की आपने बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर किया जिसको हमने मिस किया, कि इसमें फादर्स का भी उतना ही रोल है जितना मदर्स का है। ऑब्वियसली चूंकि एक सपोर्ट, एक मॉरल सपोर्ट एक हस्बैंड की भी उसी तरह से ज़रूरत होती है जिस तरह से आप किसी भी मामले की बात करती हैं। सो पेरेंट्स इंडिविजुअली भी बात करें और कंबाइन होकर भी किस तरह से इस मसले को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, और इनका फादर्स का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए मेरे क्लिनिक में जब फादर बैठता है ना साथ में, वो पहले सवाल पूछते हैं कि क्या हम इस क्लिनिक में फादर्स का अलाउड है अंदर आना, क्योंकि हमारे पास जो ऑब्स्टेट्रिशियन क्लिनिक्स है ना उसमें फादर की एंट्री एक्चुअली नहीं होती। बहुत सारी जगहों पे फादर को इंगेज नहीं किया जाता। तो मैं फौरन कहती हूँ कि नहीं, आप आके बैठ सकते हैं, आप सुने, ताकि आप उनको घर में मदद कर सके। जब उसे पोजिशनिंग में डिफिकल्टी हो तो आपको पता हो कि क्या पोजिशन में बच्चे को लगाना है, ताकि वो आप उनकी मदद कर सके। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि फादर्स को भी एजुकेशन की जरूरत है, उन्हें भी बताने की जरूरत है कि आप वाहिद होंगे जब वो आधी रात को बच्चा रो रहा होगा, बिलक रहा होगा, उस वक्त माँ के साथ आप अगर होंगे तो उसे सेटल करने में, उसे पोजीशन करने में। और डॉक्टर साहब, इन दी एंड जो लोग आपको रीच आउट करना चाहते हैं, आपको कैसे आप तक पहुंचा जा सकता है? एक तो ऑब्वियसली डायरेक्टली आगा खान के हवाले से आपने बताया, दे आर कंट्रीब्यूटिंग इनटू इट एंड यू टोल्ड अबाउट द डिपार्टमेंट एज वेल, लेकिन वो लोग जो दूर हैं लेकिन आपसे कंसल्टेंसी चाहते हैं, हाउ कैन दे make a reach to you? तो आगा खान हॉस्पिटल में जो है हमारी क्लिनिक एवरी फ्राइडे का जो एक स्लॉट है, हमारा क्लिनिक हमारी रन होती है, और बहुत सारे अस्पताल में जो हमारे पास डिलीवर्ड नहीं भी होती है सर्विस, उनके लिए भी ऑन है। तो आप बिल्कुल रजिस्टर्ड कर सकते हैं, और वहाँ पे आप, और बहुत ही इसकी जो कॉस्ट है बहुत ही मिनिमम रखी है। ये मैं पूछना चाह रहा था कि ज्यादा कॉस्टली तो नहीं है? ठीक, नहीं, इसे बिल्कुल ही मिनिमम कॉस्ट पे रखा गया है। इस सर्विस को ऐसे रखा गया है कि हम ब्रेस्ट फीडिंग को प्रोटेक्ट करें, प्रमोट करें और सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया कि इतने इंपॉर्टेंट इशू पे आपने इसको किया जिसके हवाले से बात करने से हम सब लोग रिलेक्टेड होते हैं, बट स्टिल वी मेक श्योर
कि एक्सप्रेसो में आपको तमाम वो गाइडलाइंस मिले। और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था उन तमाम मदर्स के लिए अब जो इस प्रोसीजर से गुजरेंगे या गुजरने वाली हैं, उन तमाम लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप मदर फीड पे अपने बच्चे को लाएं ताकि इससे इसकी जो ग़िज़ाई कमी है उसको पूरा किया जा सके। आज के अभी इस टॉपिक के हवाले से मज़ीद भी ऑन एंड ऑफ बात करते रहेंगे। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। इमरान, आपको पता है सफ़ेद झूठ क्या होता है? सफ़ेद जो अक्सर हस्बैंड्स अपनी बेगमात से बोल देते हैं ना, जब वो किसी के साथ बैठे होते हैं और कहते हैं कि मैं तो काम कर रहा हूँ, या फसाद न डलवाएं, काले झूठ का बताएं। अच्छा, काला झूठ होता है जो जिस पे पर्दा डाल दिया जाता है, सच पे पर्दा डाल। मुझे लगा काले कपड़ों में बोलते हैं। सारी असम्पशंस हैं हमारी और हमने कहा कि हम अपनी तरफ से तारीफ निकालें। अच्छा, सुरमई झूठ कौन सा होता है? ये ना अभी मैं नहीं बताऊंगी, ये आपको बताएंगे वकार अहमद मलिक और हिना नियाज़ी माइंड मैटर्स में। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग, झूठ की इकसाम। जी, थैंक यू सो मच इमरान एंड नर्मला। वकार साहब, ये सफ़ेद झूठ किसी ने बोल दिया, किसी ने काला झूठ बोल दिया, झूठ के भी रंग होते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये व्हाट्स विद द कलर्स और कितनी अक़साम होती है झूठ की? बहुत शुक्रिया। बात यह है कि झूठ के बिल्कुल रंग होते हैं और झूठ जो है वो 4 रंगों का होता है। एक सफ़ेद झूठ होता है, एक काला झूठ होता है, एक सुर्ख झूठ होता है, एक सुरमई झूठ होता है। और अब आपने मुझे बताना है कि आपने किस तरह के झूठ बोले हुए हैं जिंदगी में और आपसे लोगों ने किस तरह के झूठ बोले। डन हो गया। एक तो ये है और दूसरा एक तो जो सबसे बड़ा जिसको कहते हैं मुगालता है हमारे यहाँ सफ़ेद झूठ के बारे में, क्योंकि जनरली आपको पता है हम इस्तेमाल करते हैं कि वो फलां ने मेरे साथ सफ़ेद झूठ बोल दिया, यानी बिल्कुल कहते हैं कि कोई चिट्टा झूठ, सफ़ेद झूठ, जो कि बहुत बड़ा झूठ है। हालांकि जब कलर्स की हम जो ग्रेडिंग करते हैं, इसमें सफ़ेद झूठ जो है ये सबसे मासूम तरीन झूठों में आता है। आई थिंक मैंने ये वाला बोला है, सफ़ेद झूठ। तो आप देखिए, सफ़ेद झूठ ये होता है कि जिसमें आप किसी और के वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और चूंकि हम इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स तो लेकर आते हैं, जैसा कि हमारा इससे पहला टॉपिक था, इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन भी होती है, एंटरटेनमेंट भी होती है और कुछ ऐसा जो कहीं आपको देखने को नहीं मिलता। हमारा यही स्लोगन है, वही कुछ आपको दिखाएं। इसी हवाले से हम प्रोग्राम में आगे बढ़े तो सयाहों की ज़रा बात कर लेते हैं और इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर लेते हैं। कोई 5000 साल कदीमी तहजीब है हमारी, मोहनजोदड़ो जिसको हम कहते हैं, और इसके आसार कदीमा तक रसाई के लिए कराची से एक एयर सफारी का आगाज़ किया जा रहा है। ये एक दिन का सफ़र है। इसमें आसार कदीमा और म्यूज़ियम की सैर के अलावा यहाँ पे करीब वाक़ जो झील है, सफारी पार्क है, इसकी सैर कराई जाएगी। क़याम तआम और मेहमानों के लिए महफ़िल मौसीक़ी का भी एहतमाम किया जाएगा। ये सफ़र कितने का है, कितने घंटों में तय हो सकेगा, ये सब जानने के लिए इमरान असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि स्काई विंग्स के डायरेक्टर हैं। इससे पहले भी मुख्तलिफ काविशें करते आए हैं और इसके अलावा जो पाकिस्तान के 12,000 से ज़ायद अरमला नवादरात हैं जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और वो भारत के पास मौजूद हैं, और यूनेस्को के डिक्लेरेशन के मुताबिक जिस मुल्क से नवादरात निकलेंगे वो उसी की मिल्कियत होंगे। वो लेकिन हमने चूंकि मुख्तलिफ मामलात में हम नहीं ले सके तो उसको भी ये परस्यू करें। इमरान असलम साहब इज़ अ वेरी पर्टिनेंट पर्सनैलिटी फॉर दिस, तो उनसे हम बात करते हैं। इमरान भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, सच एन ऑनर टू हैव यू। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि हम उस जानिब जाएँ, सबसे पहले हमें ज़रा ये एयर सफारी की डिटेल्स बता दीजिए, ये क्या है, इसके पीछे मकासद क्या हैं और ये कैसे किया जा सकता है? जी, बहुत शुक्रिया हसन। एयर सफारी का जो बेसिक मकसद था वो टूरिज़म का प्रमोशन था और उसमें हमने फ़िलहाल अनाउंस जो किया था वो हमने संडे के लिए फ़्लाइट्स की थी, लेकिन क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी तो पहली फ़्लाइट से पहले हमें एक एक्स्ट्रा सेक्शन ऐड करना पड़ गया और अब हम सैटरडे और संडे को ये फ़्लाइट्स ऑपरेट कर रहे हैं कराची से। सुबह 9 बजे फ़्लाइट जाएगी और शाम को 5 बजे आप कराची में होंगे। इस तरह की फैसिलिटी पहले कभी मोहनजोदड़ो के लिए अवेलेबल नहीं थी। ये इस तरह की सिविलाइजेशन है कि अगर आज हम वहाँ पे जाके देखते हैं तो हमें पता लगता है कि हम कितने सिविलाइज तरीके से 5000 साल पहले भी रह रहे थे और इसकी इम्पोर्टेंस दुनिया भर में इतनी है कि पूरी दुनिया से लोग रिसर्च करने के लिए यहाँ पर आते हैं और हमने इसको टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके से डेवलप किया है कि इसमें हर एज के लोगों के लिए एक अट्रैक्शन रहे और आप जाके एंशिएंट साइट देखते हैं, उसके बाद म्यूजियम देखते हैं और फिर सफारी टूर में बोट राइड है, फोक म्यूजिक है, मतलब नंबर ऑफ एक्टिविटीज आर देयर।
ठीक हो गया। अच्छा, क्योंकि हम अभी आपने बात की कि टूरिज्म के फ़रोग के हवाले से, नो डाउट ये हमारा सारे कदीमा जहाँ पे आप लोग इस तरह की फ़्लाइट्स लेके जा रहे हैं, मोइंजोदड़ो के हवाले से बात करें तो नो डाउट हिस्टोरिकल वैल्यू तो उसकी है, बट स्टिल जब हम फॉरेनर्स की बात करते हैं और लोकल्स की बात करते हैं, उनके इंटरेस्ट के लिए और वो किस तरह से इस सफ़र का हिस्सा बन सकते हैं, उनके हवाले से भी गाइडेंस दीजिएगा और खर्चे के हवाले से भी बता दीजिएगा, पैसे कितने लगेंगे? जी, खर्चे के हवाले से मैं पहले बता देता हूँ कि फ़िलहाल हमने इसको पूरा टूर पैकेज की सूरत में डिज़ाइन किया है और ये कंप्लीट डे टूर है और इसका टिकट जो है वो आने जाने का विद लंच और सारी एक्टिविटीज़ के साथ 30,000 रुपीज़ है। और इसमें हमने कोई डिफरेंस नहीं रखा है कि लोकल टूरिस्ट हैं या फॉरेन टूरिस्ट हैं। अभी हमने फ़्लाइट्स के बारे में वर्कआउट करना शुरू किया था, तो हमारे पास बहुत सारे फॉरेनर्स की डिमांड्स आ गई थी और हम फॉरेनर्स को ऑलरेडी वहाँ पे ले जा चुके हैं। और उन फॉरेनर्स ने जिनमें एक काफ़ी मशहूर हॉलीवुड के एक्टर थे बिल वियर ट्रैक के नाम से और द ट्रैवलिंग विज़र्ड के नाम से मशहूर है, उन्होंने यहाँ पे आने के बाद जब इसको देखा तो उन्होंने खुद पूरी दुनिया में जाके इसको बहुत प्रमोट किया है। और बिल वियर ट्रैक वो शख्सियत हैं कि जिनको गवर्नमेंट इनवाइट करती हैं फॉर टूरिज्म प्रमोशन, और वो फिर आर्टिकल्स लिखते हैं और अपने व्लॉग्स वगैरह में उसको प्रेजेंट करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड मैप पे मोइंजोदड़ो को हमें दोबारा लेकर आना है और सिर्फ मोइंजोदड़ो को ही नहीं लेकर आना बल्कि बाकी भी जो हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जैसे हड़प्पा है। लाइक यस्टरडे आई स्पोक टू द डायरेक्टर ऑफ हड़प्पा, जो उसको सारे हड़प्पा का जो प्रोजेक्ट लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो हड़प्पा के लिए भी हम लोग अब नियर फ्यूचर में इंशाल्लाह प्लान कर रहे हैं। मुझे इमरान साहब एक चीज समझ नहीं आ रही, मैंने आपकी जो दीगर करने की देर थी, जी एफर्ट्स हैं उसकी तरफ भी आना है, लेकिन ये बेसिकली आपने कहा कि एयर सफारी है तो आप जहाज में जाएंगे, जहाज में देख के वापस आ जाएंगे या जहाज लैंड करेगा वहां पे ले जाया जाएगा, इसका क्या रूट क्या है, जरा थोड़ा सा समझाइए ना हमें। अच्छा, ये कराची से डिपार्चर होगा इसका नॉर्मल डोमेस्टिक टर्मिनल से, उसके बाद मोइंजोदड़ो एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, वहां से हमारी ट्रांसपोर्ट्स अवेलेबल होंगी, वो टूरिस्ट को सीधा वहां से एंशिएंट साइट पे लेकर जाएंगी और पूरा गाइडेड टूर होगा एंशिएंट साइट का। उसके बाद हम तो ये सारा कुछ टूर करेंगे और जी एवरीथिंग इज इंक्लूसिव, सारी चीजें उसके अंदर शामिल की हैं ताकि आपके लिए कन्वीनियंस हो। आपके फ्रेम में हमें एक मूर्ति भी नजर आ रही है, इसके हवाले से भी हमें थोड़ा बताइएगा। और जिस तरह से अभी इमरान ने अपने इंटरव्यू मेंशन किया कि आप नवादरात को प्रिजर्व करने के हवाले से भी फॉलो अप करें, उसकी क्या डिटेल्स हैं? जी, ये एक डांसिंग गर्ल का स्टैचू है, रेप्लिका है, जो कि 1926 में डिस्कवर हुआ था मोइंजोदड़ो की साइड से और 1946 में दिल्ली आर्ट्स काउंसिल की रिक्वेस्ट के ऊपर इसको इंडिया ले जाया गया था फॉर स्टडी एंड रिसर्च पर्पसेस। और उसके बाद पार्टीशन हो गया और हमारी गवर्नमेंट्स ने कुछ उसको परसू करने की कोशिश की, लेकिन सीरियसली किसी ने इसको परसू नहीं किया। तो ये और इसके साथ तकरीबन 12,000 के करीब हमारे नवादरा जो कि मोइंजोदड़ो से और हड़प्पा से निकले हैं, वो इस वक्त मुख्तलिफ इंडियन म्यूजियम्स में अवेलेबल हैं। और यूनेस्को ने 1972 के कन्वेंशन के मुताबिक ये डिक्लेयर कर दिया था कि जो चीज़ जहाँ से डिस्कवर होगी वो उसकी मिल्कियत तस्वर की जाएगी। तो उस यूनेस्को के कन्वेंशन को हम इन्वोक करके और इंडिया से परसू करके हमें अपने सारे ये आर्टिफैक्ट्स वापस लाने ताकि हम अपने टूरिज्म को प्रमोट कर सकें, यहाँ पे रिसर्च को प्रमोट कर सकें। और ये वाली चीज़ हम यूनेस्को के साथ खुद भी फॉलो अप कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ सिंध का कोई वैसे खास इस तरफ तवज्जो रही नहीं है। मुझे मकली वगैरह जाने का इत्तफाक हुआ, वो जो कुछ वहाँ पे ये जो कैरियर बसेस वगैरह दी गई थी, कार्ट्स दी गई थी, उनके भी बुरे हालात मैंने देखे और ऐसा लगता नहीं है, मतलब हम पाकिस्तानी तो फिर भी एडजस्ट कर जाते हैं ऐसे माहौल में, लेकिन वहाँ पर अगर कोई फॉरनर आएगा तो वो क्या सोचेगा कि इतनी बड़ी तहजीब, इतनी कदीम तहजीब इनके पास है, हाउ आर वी ट्रीटिंग विद इट। तो ये इस सारी सूरत हाल के लिए गवर्नमेंट्स की सपोर्ट क्या है इस वक्त या कोऑर्डिनेशन क्या है? देखिए, प्रीवियसली तो आई कैन नॉट रियली से कि क्यों सही तरह फॉलो अप नहीं हुआ और गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर किसी ने भी इसमें परसू करने की कोशिश नहीं की। लेकिन आपका मुझे पता है कि सिंध गवर्नमेंट जो है इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है और इवन हमारे साथ टूरिज़म मिनिस्ट्री और टूरिज़म मिनिस्टर और टूरिज़म सेक्रेटरी जो हैं वो ऑन बोर्ड हैं और ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे हमारी उनसे मुलाकातें भी हो रही हैं और डिफरेंट एक्सचेंजेस भी हो रहे हैं। ठीक है। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के काम के लिए अभी टूरिज्म मिनिस्टर सिंध ने अनाउंस किया है, जिसमें वहाँ पे जो है वो एक हेरिटेज विलेज अनाउंस किया है कि 5000 साल पुरानी तारीख जो है वहाँ पे दिखाई जा सके लोगों को प्रैक्टिकली कि किस तरह लोग रहा करते थे।
उसके अलावा FM चैनल जिससे गाइडेड टूर होगा कि आपके पास हेडसेट होगा और आप जिस जगह पे जाएंगे वहाँ की हिस्ट्री आप सुन सकेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सिंध गवर्नमेंट कर रही है। इसी तरह एक मार्केट डेवलप करने के लिए वहाँ पे ताकि टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन पैदा हो सके कि जिसमें सोवेनियर शॉप्स वगैरह होंगी। अच्छा, तो ये सारी बातें वक्त मेरे पास कम है, हमने हमने आगे भी बढ़ना है, लेकिन आप चूंकि हमारे साथ है तो सजेशन आपके सामने रख देता हूँ। आप अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है ना, कोई ऐप ही नहीं है, ठीक है, हम वही सोवेनियर शॉप्स पे अटके हुए हैं। पुराना हमारा तरीक़ाकार है। नए अट्रैक्शन के तरीक़ाकार ये हैं कि बाहर हमारी एम्बेसीज को इन्वॉल्व किया जाए, एग्जीबिशंस की जाएँ, एग्जिबिट किया जाए, इंटरनेशनल चैनल्स के ऊपर इश्तारात चलाई जाएँ, मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल एयरलाइंस चलती हैं उस पर सिंध की तहजीब के इश्तार चलाए जाएँ। सारे सफ़र में लोग देख रहे होते हैं ताकि लोगों को फ़ायदा हो, जैसे दीगर ममालिक करते हैं, मलेशिया करता है, तो उससे फ़ायदा होगा ताकि लोगों तक 1 क्लिक एक्सेस हो और फिर जाहिर बात है बाकी फैसिलिटेशन बाद में आती है। बहरहाल अच्छा आपका आइडिया है और अच्छी आपकी कोलैबोरेशन भी है। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, इस अहम मौजू के ऊपर हमसे बातचीत की। अगर सिर्फ टूरिज्म के ऊपर ही सिंध गवर्नमेंट सीरियस हो जाए और जो साइट सिंध के पास खाली मौजूद है बाकी सूबों को छोड़ दें, मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा हम टूरिज्म को फरोग दे सकते हैं। बट स्टिल ये चीज़ें तो इसी तरह से चलती रहती हैं। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। एक्सप्रेसो में बहुत कुछ है, मिस नहीं करना। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेसो। भूख लग रही है। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। हाँ, मुझे मैं ही कहूँ ना, ब्रेक में भी कह रहा था मुझे भूख लग रही है और ये मेरी बात ही नहीं सुन रही। मतलब चलें, अब आपकी भूख का खत्म ख्याल आप करें, मैं आता हूँ। आपकी भूख का ख्याल करेगी फरियाल राना। वो आपको खिलाएगी सुबह सुबह कश्मीरी दाल चावल। मतलब आई कैन ईट लाइक थ्राइस अ डे, लेकिन स्टिल वर्चुअली आज हम वर्चुअली खाएंगे देसी फूड में दाल चावल। लक्ष्मी चौक, और लक्ष्मी चौक की तारीख तो ये है कि इसको खानों और सिनेमाओं का गढ़ समझा जाता था। पहले लोग सिनेमा से फिल्म देखते थे और सीधा जाते थे लक्ष्मी चौक, जहां से वो खाते थे कढ़ाई और तवा कीमा और कश्मीरी दाल चावल। आज मेरा भी दिल किया कि लक्ष्मी चौक जाकर कश्मीरी दाल चावल क्यों ना खाए जाए। इसीलिए नाज़रीन, आज मैं आई हूँ लक्ष्मी चौक पर, जहाँ पर है 60 साल पुरानी एक दुकान, जहाँ पर इतने मज़ेदार कश्मीरी चावल मिलते हैं कि यहाँ के रश को देखकर आप अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं। लेकिन चले आए लोगों से ही पूछते हैं कि उनको यहाँ के जो दाल चावल है वो कैसे लगते हैं। यहाँ पर कुछ कस्टमर मौजूद हैं, आए इनसे पूछते हैं कि उनको यहाँ के दाल चावल कैसे लगते हैं। दाल चावल ये बहुत पुरानी दुकान है जी, और मतलब हम लोग काफ़ी अरसे से यहाँ पे आते हैं। एक्चुअली हम जहाँ बैठे हुए हैं इस टाइम लक्ष्मी चौक सेंटर में बैठे हुए हैं, और ये लक्ष्मी चौक लाहौर का एक मतलब मशहूर चौक है जहाँ पे खाने पीने की मतलब अशिया, मतलब हर तरह का आपका खाना, सुबह आपको 4 बजे के करीब भी आपको फ्रेश खाना मिलता है। तो ऐसी क्या खास बात लगती है जो आप यहाँ आते हैं चावल खाने? इसका टेस्ट इनका बहुत अच्छा है और एक अरसे से बहुत अच्छा है, और वही टेस्ट है। मैं मतलब छोटा सा था तब भी आता था, और अब तो खैर मैं मेरे साथ छोटे छोटे आते हैं, वो भी मतलब इसको पसंद करते हैं। मुझे बताएं कि आप कब से आ रहे हैं यहाँ पर दाल चावल खाने? तकरीबन कोई 50 साल हो गए। ऐसी क्या आपको खास बात लगती है जो आप 50 साल से यहीं से खा रहे हो? बस दाल बहुत अच्छी होती है इनकी, हाँ, उसमें मसाले अच्छे होते हैं, दाल अच्छी होती है। इनका रेट जो है ना वो मकबूल है, ज़्यादा रेट नहीं है, तो इसलिए यहाँ से खाते हैं। लक्ष्मी चौक क्योंकि खानों का गढ़ है, तो कहीं और से भी आपने खाए होंगे, जाहिर सी बात है, और यहाँ से खाए, तो आपको क्या टेस्ट का डिफरेंस लगा? टेस्ट का बहुत डिफरेंट है। उनकी दाल जो है ना बहुत पतली होती है, जैसे पानी नहीं होता जो मैंने बाजार से खाए हैं, और चौल जो है ना उनके चावल मोटे होते हैं। इनके चावल जो है पुराने चावल, बासमती चावल ये इस्तेमाल करते हैं। अच्छी चीज़ है और पैसे भी कम हैं और लज्जत भी अच्छी है, वो खालिस मसाले इनके होते हैं। मुझे बताएं आप कहाँ से आए हैं? मैं गुलशन ऑफिस से आया हूँ। आपको इनका टेस्ट कैसा लगता है? मैं तकरीबन यहाँ से 12 से 15 साल हो चुके हैं आता हूँ यहाँ से। पहले कुंवारा था फिर भी आता था, माशाल्लाह शादीशुदा हूँ, बच्चे हैं फिर भी आते हैं। अच्छा मुझे बताएं आप यहाँ क्या खा रही हैं? दाल चावल। दाल चावल खा रही हैं, तो कैसा लगा टेस्ट आपको? बहुत अच्छा है। घर में आपने ट्राई किए इस तरह के दाल चावल बनाने? हाँ जी, लेकिन ये ज़्यादा अच्छे हैं। तो आप जो बनाती हैं घर में दाल चावल और ये जो आपने अभी खाए हैं कश्मीरी दाल चावल, तो क्या आपको फर्क क्या लगा इधर टेस्ट का? अच्छा टेस्ट है, घर में और तरीके का अपने जिनसे बनाते हैं, का टेस्ट अलग से है।
अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? मैं मॉडल टाउन से। अच्छा, आपको यहाँ का टेस्ट कैसा लगता है? बहुत मज़े का, काफ़ी देर से हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं। मैं बचपन से ट्राई कर रही हूँ और अब मैं अपने हस्बैंड के साथ आके यहाँ से खा के जाती हूँ। अच्छा ठीक है, तो आप लेके आई हैं अपने हस्बैंड को या आपके हस्बैंड आपको लेके आए दाल चावल? मैं अपने हस्बैंड के साथ आ रही थी तो उन्होंने रुक के कहा चलो हम यहाँ से खाना खाते हैं। अच्छा, आपने घर में ट्राई किए इस तरह के दाल चावल बनाने? बनते हैं लेकिन बाहर का जायका डिफरेंट होता है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के ऑनर मोहम्मद ज़ीशान साहब। आप मुझे ये बताएं कि कश्मीरी दाल चावल क्यों कहते हैं इसको? कोई कश्मीरी रेसिपी है आपकी? रेसिपी तो कोई नहीं, हमारे बुजुर्ग आए थे कश्मीर से तो उन्होंने अपने इलाके से मोहब्बत की वजह से अपने कारोबार का नाम कश्मीरी दाल चावल रखा, बस इसी वजह से जो है। कितना अर्सा हो गया तकरीबन ये काम करते हुए? तकरीबन 60 साल से हमारे नाना ने शुरू किया था, फिर उनके बेटों ने, मामू वगैरह ने, फिर आगे हम बच्चे भी तकरीबन 60 साल हो गए। आपके दाल चावल की ऐसी कौन सी खास बात है जो लोग दूर दूर से आपके दाल चावल खाने आते हैं? अल्लाह का शुक्र है 60 साल से हम अपना जायका बरकरार रखे हुए हैं, जिसकी वजह से लोग जो है ना आते हैं हमारे पास। यहाँ करीब ही बहुत सारे सिनेमा घर हैं और फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं वो भी बैठे हुए हैं, तो यहाँ कौन से फिल्मी सितारे आते हैं आपके पास? फिल्म स्टार शफकत चीमा वगैरह, शान वगैरह, पहले तो बहुत ज़्यादा आते थे जब ये इंडस्ट्री बहाल थी, अब तो बड़े कम, जैसे सैयद नूर साहब अक्सर आते रहते हैं, उनके साथ उनकी वाइफ वगैरह, बच्चे, क्रिकेटर भी काफ़ी आते रहते हैं। आप चावल कौन से इस्तेमाल करते हैं? चावल बासमती इस्तेमाल करते हैं, इसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है और शुरू से यही इस्तेमाल करते आ रहे हैं। आपने कभी सोचा कि दाल चावल के अलावा खाने में कोई और भी एडिशन वगैरह किया जाए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमारे पास खाने ही दाल चावल आते हैं और ये जायका उन्हें मिलता है हमारे पास, तो कभी फुर्सत ही नहीं मिली कि किसी और चीज़ के बारे में। दाल चावल बहुत ही हल्की फुल्की ग़िज़ा है और हर किसी की मनपसंद भी है। मेरे लिए कश्मीरी दाल चावल आ चुके हैं, अब इसको ट्राई करती हूँ। नाजरीन, इन दाल चावल का जो टेस्ट है बिल्कुल ही घर के खाने के टेस्ट की तरह है। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले नए देसी खाने के साथ। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। टाइम कम है, मुकाबला सकते हैं। अच्छा यार, दाल चावल देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे थे। मुझे ही करना है। अच्छा, खुशी हमारे साथ मौजूद है, एक्सरसाइज करते हैं खाने के बाद, और ये क्यों हंस रहे हैं ये हम आपको कोशिश करेंगे एंड पे बता दें। खुशी। थैंक यू अर्मिला। आज मैं व्यूअर्स को कुछ बैक की इजी एक्सरसाइज बताऊंगी, बल्कि बैक पेन के लिए इजी एक्सरसाइज बताऊंगी जो बेसिकली स्ट्रेचेस हैं, जो आप आराम से फ्लोर पे भी कर सकते हो, खड़े होके भी कर सकते हो। जिनको बैक पेन है उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए एक्सरसाइज हैं। सो हमने फ्लोर पे जाना है, पाम्स जो होंगी वो शोल्डर के नीचे होंगी, नीज जो होंगे वो हिप्स के बिल्कुल नीचे होंगे, और आपने बैक को नीचे खींचना है और ब्रीद इन करना है एंड फेस ऊपर करना है एंड ब्रीद आउट। स्टमक ऊपर खींचना है, बैक राउंड करनी है, शोल्डर्स उठाने हैं, ब्रीद इन, बैक डाउन, चेस्ट अप, हिप्स अप एंड ब्रीद आउट। होल्ड करके 2 to 3 सेकेंड्स करना है आपने। ब्रीद इन, इसको इंटीरियर पोस्टीरियर टिल्ट कहते हैं। ये आपकी बैक पेन के लिए बहुत अच्छी है और ये आपकी बैक को स्ट्रॉन्ग कर देगी। ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, आपने ये 10 to 15 टाइम्स करनी है, डाउन एंड अप। सेकेंड एक्सरसाइज इज राइट आर्म लेफ्ट लेग, बर्ड डॉग कहते हैं इसको। आपने प्रेस करके रखना है अपना पाम को, स्ट्रेच, होल्ड, स्टमक को टाइट करना है, बैक स्ट्रेट रखनी है, स्ट्रेच योर आर्म फॉरवर्ड एंड लेग बैक एटलीस्ट 10 seconds। देन आराम से आपने नीचे रखना है, टेक अ पॉज, स्ट्रेच योर लेग बैक, आर्म फॉरवर्ड, स्टमक टक्ड इन, बिल्कुल नीचे देखना आपने, एंड एक्सेल, स्ट्रेच। बहुत इजी एक्सरसाइज है ये, प्रैक्टिस 1-2 दफ़ा करेंगे तो आपको बैलेंस भी हो जाएगा। ओके, थर्ड एक्सरसाइज इज द मोस्ट ईजीएस्ट वन, स्पेशली फॉर द एल्डर पीपल, जो बेसिकली अगर जो ये एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आपने हाथ अपने बैक पे रखना है, जो बेसिकली आर्च है, आपने उसको बैक से प्रेस करना है, हिप्स टाइट करने हैं, स्टमक टाइट करना है और ब्रीद आउट। 1 2 3 4 5, रिलैक्स एंड डाउन, प्रेस योर हैंड, 5 4
3, 2, 1। एटलीस्ट ये सारी एक्सरसाइज आपने 15 टाइम्स करनी है रेगुलरली। जब सुबह उठें तब करें, क्योंकि सर्कुलेशन बिल्कुल नहीं होती तो स्टिफनेस ज़्यादा हुई होती है, तो आपका दिन अच्छा जाएगा। रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं आप। अगर 2 टाइम कर लें देन वेल एंड गुड, आपकी जल्दी रिकवरी होगी, आपकी बैक पेन जल्दी चली जाएगी, कम हो जाएगी, बल्कि इट वुड गेट स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। आप ये प्रैक्टिस करें एटलीस्ट 3 मंथ्स से लेके 6 मंथ्स, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपकी बैक पेन कहाँ गई है। सो ट्राई दिस एट होम एंड इंशाल्लाह आपको फर्क पड़ेगा। टेक केयर। आई होप कि हम थोड़ा कर ही लेंगे कोशिश, थोड़ा मैंने कहा कर ही लें। वैसे अब मौसम अच्छा आ गया, मौसम अच्छा आ गया, अब कर सकते हैं एक्सरसाइज। हाँ, वैसे कर सकते हैं। ठंड चली गई है ना, लेजीनेस का मौसम चल रहा है। गुड इमरान हसन, आई डोंट लाइक ठंड। ओके, एक्सरसाइज के लिए अच्छा ठीक है, हम इजाजत ले रहे हैं अब आपसे। ये बात खत्म नहीं होगी, कल ये बात दोबारा दूर तक जाएगी, बहुत दूर तक निकली। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात हमारी कल एक्सप्रेसो में होगी, शाम को होगी जोश जगाते में, और वही कहते हैं यही काम करना है। इनका क्या करना है? इनसे मिलेंगे अब रात को शाम को 5 से 7 जोश जगाते में। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।